हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है जमानत। कौन कौन से अपराध होते हैं जिनके अंतर्गत आपको जमानत मिल जाती है। आज मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा एक अपराध के अंदर किन किन अपराधों के अंदर आपको जमानत मिल सकती है और किन अपराधों में जमानत नहीं हो सकती और कहां कहां से हो सकती है। दूसरा, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से सेक्शन में आपको जमानत मिल सकती है। आज मैं पूरा वीडियो जमानत के ऊपर बना रहा हूं। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं जमानत के बारे में। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो क्षेत्राधिकार होता है उसमें एक थाना होता है और हर थाने के लिए एक न्यायालय होता है। मान लो आपका कोई मामला चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो वो जिस क्षेत्राधिकार में आएगा उसके अंदर जो न्यायालय नियुक्त किया गया उसी न्यायालय में आपका केस चलेगा। सीआरपीसी 57 में जब भी पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उसकी कॉपी जो भी पास का जो उसका क्षेत्राधिकार के अंदर जो न्यायालय आता है उसमें उसकी कॉपी भेजी जाती है। अब हम बात करते हैं अपराध। ऑफेंस, अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जमानती अपराध, दूसरा होता है गैर जमानती अपराध। जमानती अपराध क्या होते हैं? जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जो एक सामान्य प्रकृति के होते हैं और इनमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। जिन अपराधों में 3 साल तक की सजा हो सकती है वे जमानती अपराध कहलाते हैं। जैसे किसी से झगड़ा हो जाना, किसी से मारपीट हो जाना, किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार कर देता है तो उसमें भी ये जमानती अपराध के अंदर आता है। कोई किसी का अफवाह उड़ा देता है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो इस तरह के जो अपराध होते हैं वो जमानती अपराध होते हैं। जैसे ही किसी के खिलाफ कोर्ट में एफआईआर लिखवा दी जाती है या उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट कर दी जाती है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद 169 सीआरपीसी में एक बेल बॉन्ड भरवाती है और थाने से ही उस आरोपी को जमानत दे दी जाती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे जमानती अपराध कौन कौन से होते हैं और उनको बेल थाने से ही मिल जाती है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, गैर जमानती अपराध। ये क्या होते हैं? गैर जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें 3 साल से ज्यादा समय का सजा देने का प्रावधान है। यानी कि जिन अपराधों में 3 साल से ज्यादा की सजा होती है वे कौन कौन से अपराध होते हैं समझते हैं। कोई मर्डर हो गया, कोई रेप हो गया, किसी का अपहरण कर लिया, अपहरण करने की कोशिश की, किसी को जान से मारने की कोशिश की, तो जो सेक्शन इसमें आएंगे उन सेक्शनों में आपको थाने से कोई जमानत नहीं मिलेगी। जैसे ही इस तरह का कोई केस होता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। और अगर आप लोगों ने इस तरह का अपराध किया है तो आप अगर सोचते हो कि मैं थाने से अपनी जमानत करा लूंगा तो नहीं होगी। उसके लिए आपको कोर्ट जाना ही होगा। कोर्ट में भी पहले आपको लोअर कोर्ट जाना होगा। अगर आपकी लोअर कोर्ट से बेल नहीं होती है तो उसके बाद आपको सेशन कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से आपको गैर जमानती अपराध में अलग अलग कोर्टों में जाना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया जमानती अपराध क्या होते हैं और गैर जमानती अपराध क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं बेल यानी जमानत। जमानत कितने प्रकार की होती है? जमानत 2 प्रकार की होती है। एक होती है रेगुलर जमानत और दूसरी होती है अग्रिम जमानत। हम पहले बात करते हैं रेगुलर जमानत की। देखिए, रेगुलर जमानत क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए यानी उसकी जमानत करने के लिए हमको सीआरपीसी 437 यानी 437 में कोर्ट में आवेदन करना होता है। यानी लोअर कोर्ट में 437 सीआरपीसी के अंदर आपकी बेल के लिए अर्जी लगाई जाती है। अब कोर्ट ये देखता है जिस आरोपी के खिलाफ जो आपने उसके लिए आवेदन किया है उसमें अगर वो व्यक्ति पिछला उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, उसका रिकॉर्ड अगर ठीक है और लोअर कोर्ट के अंतर्गत आपका केस आता है और लोअर कोर्ट को अगर ये पावर है कि वो आपको बेल दे सकती है तो आपकी बेल मंजूर हो जाती है। अगर आपका केस इस तरह का है कि लोअर कोर्ट में उसको पावर ही नहीं है कि वो आपको जमानत दे दे तो आपकी जो जमानत है रद्द कर दी जाती है। और जमानत कई तरीके से रद्द की जा सकती है। मान लीजिए कोर्ट के नियमों का आपने सही तरीके से पालन नहीं किया है तब भी आपकी जमानत रद्द की जा सकती है। आपका पिछला रिकॉर्ड खराब है, जैसा आपको लगता है कि आपको जमानत देना ठीक नहीं है तो वो जमानत रद्द भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मान लो आपकी लोअर कोर्ट में जमानत रद्द हो जाती है तो उसके बाद आपको जाना होगा सेशन कोर्ट। सीआरपीसी 439 में सेशन कोर्ट में आपको अपनी बेल की एप्लीकेशन लगानी होती है। आपका अगर केस इस तरह का है कि सेशन कोर्ट से आपको बेल मिल जाती है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको सेशन कोर्ट से भी बेल नहीं मिलती है तो फिर आपको सीआरपीसी 439 में ही हाई कोर्ट में अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन करना होता है। अगर आपका हाई कोर्ट से बेल मंजूर हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर हाई कोर्ट से आपकी बेल नहीं होती है तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में भी सीआरपीसी 439 में
आपको बेल की अर्जी लगानी होती है। इस तरह से सारा प्रोसेस है रेगुलर बेल के अंतर्गत। रेगुलर बेल का प्रोसेस एक एक करके आगे बढ़ता है और आपको रेगुलर बेल मिल जाती है। बेल लेने से पहले आपको एक मुचलका, जैसे हम बेल बॉन्ड कहते हैं, आपसे एक बेल बॉन्ड भरवाया जाता है और जमानती कार्रवाई के जो नियम है उनका आपको पालन करना होता है। अगर आप जमानती के जो रूल है, नियम है, कार्रवाई है, उसको सही तरीके से कर देते हैं तो आपको जमानत दे दी जाती है। अगर आपने जो जमानत के नियम कर्तव्यों का पालन ढंग से नहीं किया तो आपकी जमानत रद्द भी की जा सकती है। तो ये हुई आपकी रेगुलर बेल। अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी बेल, अग्रिम जमानत। जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है और उस अपराध करने के बाद उसे जब पुलिस गिरफ्तार करे उससे पहले ही वो चाहता है कि उसकी बेल हो जाए, तो सीआरपीसी 438 में वो व्यक्ति कोर्ट में सीआरपीसी 438 में बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। अब कोर्ट में देखा जाता है उसका जो केस है किस तरह का है। जज साहब को लगता है कि उन्हें जमानत दे दी जाए तो हो सकता है आपकी जमानत मंजूर हो जाती है। अगर उन्हें किसी तरह का डाउट होता है, उन्हें नहीं लगता है कि आपको जमानत दी जाए, तो हो सकता है आपकी जमानत रद्द भी हो जाती है। तो डिपेंड करेगा केस पे। तो 438 सीआरपीसी में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है और आपको बेल मिल भी जाती है। अगर आपका कोई पुराना रिकॉर्ड खराब है, आपकी प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं हुई है, तो आपकी बेल रद्द भी की जा सकती है। तो एक बात और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, अगर SC/ST एक्ट का कोई केस है तो आपको 438 सीआरपीसी में बेल नहीं मिलती है, बाकी केसों में आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है। तो मैंने इस प्रकार से आपको यह बताया 438 सीआरपीसी में किस तरह से अग्रिम जमानत मिलती है। इसमें ध्यान रखना है आपको, जब आपको बेल दी जाती है तो आपसे एक बेल बॉन्ड भरवाया जाता है, पर्सनल बॉन्ड भरवाया जाता है। वो उसी के आधार पर आपसे कोई जमानती मांगा जा सकता है। वो जमानती एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। उसी आधार पर, जैसे मान लो आपसे पर्सनल बॉन्ड 10,000 रुपए का भरवाया गया है, तो हो सकता है आपसे एक जमानती भी 10,000 रुपए का मांगा जाए। अब वो जमानती कौन होगा? जमानती कौन हो सकता है? वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई मिलने वाला हो सकता है। तो जब भी वो व्यक्ति अपनी जमानत के लिए अर्जी देता है कोर्ट में, तो कोर्ट उससे पूछता है कि आप क्यों जमानत ले रहे हो, आपका इनसे क्या रिश्ता है। जब कोर्ट आपसे सेटिस्फाई हो जाता है जो जमानत ले रहा है उससे, तो उसके बाद उसको अपने कागज जो भी बेल के लिए जमानत के लिए लगा रहा है, उन्होंने 10,000 की बेल मांगी तो 10,000 रुपए के कागज लगाने होंगे। कोई एफडी लगा देता है, कोई जो 2 व्हीलर गाड़ियां होती है उनकी आरसी लगा देता है, जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास है, और कोई रजिस्ट्री वगैरह जो भी है आप उसमें जमानत के रूप में लगा सकते हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है आपकी बातों से, आपके एड्रेस वेरिफिकेशन से, जो भी आप बात बोल रहे हैं उससे, अगर उन्हें डाउट होता है तो आपका वेरिफिकेशन भी करा सकता है। अगर वेरिफिकेशन गलत पाया गया तो आपकी जमानत के लिए जो अर्जी वो रद्द की जा सकती है, यानी आपको जमानती नहीं माना जाएगा। अगर आपकी द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनसे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको जमानती मानते हुए आपके साइन करा लिए जाते हैं और आपकी जमानत के आधार पर आरोपी को जमानत दे दी जाती है। जो भी कार्य किया जाएगा उसे क्रमानुसार नियमानुसार किया जाएगा। अगर आपने जमानत लेते समय कोई गलती की, कानून के नियमों का कोई पालन करने में कोई गलती की, तो आपकी जमानत रद्द भी की जा सकती है, यानी आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। इसलिए आपको जो भी कार्य करना है सोच समझकर, जिस तरह से नियमानुसार नियम है उसी तरीके से करेंगे। आप कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, किसी डॉक्यूमेंट में कोई झूठ नहीं लिखेंगे, न झूठ का कोई डॉक्यूमेंट लगाएंगे। अगर गलत पाया गया तो आपकी बेल निरस्त हो सकती है, और आपने सही तरीके से डॉक्यूमेंट लगाए तो आपकी बेल मंजूर कर ली जाती है। तो इस तरीके से आप अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे, जो मुख्य पॉइंट आता है आपके अंदर, जो पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाता है। जब कोई क्राइम हो जाता है, पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके बाद मुख्य मुद्दा आता है आपका चार्जशीट। ये क्या होती है चार्जशीट? जब किसी आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उस आरोपी ने जो जुर्म किया है, जो अपराध किया है, उसमें 10 साल या 10 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो पुलिस को 90 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर पुलिस 90 दिन के अंदर अपनी चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो सीआरपीसी 167(2)(A)(1) में आरोपी को जमानत पाने का अधिकार है, यानी उसकी जमानत हो जाती है। इसी तरह अगर आरोपी को 10 साल या कम समय की सजा का प्रावधान है, उसने जो भी अपराध किया उस पर, तो 167 सीआरपीसी 2 में, सबसेक्शन 2 में आपको यह अधिकार है कि अगर आपने 60 दिन के अंदर, जो चार्जशीट का टाइम है 60 दिन है, 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की तो आरोपी को जमानत मिल सकती है, यानी आरोपी की जमानत हो जाती है। अगर टाइम पर पुलिस द्वारा चार्जशीट नहीं दी गई तो आपको बेल मिल जाएगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे चार्जशीट की कितनी वैल्यू होती है। चार्जशीट बहुत वैल्यूएबल होती है। एक और मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको ध्यान रखना है, 2 मुख्य कोर्ट और होते हैं। एक होता है पॉक्सो कोर्ट और दूसरा होता है SC/ST कोर्ट।
SC/ST कोड तो ज्यादातर लोग जानते हैं, मैं पॉक्सो कोड के बारे में बता दूं। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके साथ अगर कोई रेप करने की कोशिश करता है या उनके साथ कोई गलत कृत्य करने की कोशिश करता है तो उन पर जो केस दर्ज होता है वो पॉक्सो में केस दर्ज होता है। और उसके अंदर CRPC 439 में आपको जमानत लेने के लिए एप्लीकेशन देना होता है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपको जमानत दे दी जाए, आपसे वो सेटिस्फाई होता है आपके जो कॉन्सेप्ट है, तो आपको जमानत मिलती है, वरना उसमें भी जमानत रद्द कर दी जाती है। इसलिए जो भी क्राइम हुआ उसके बाद आप सही तरीके से जो नियमानुसार उसे करेंगे तो आपको बेल मिल सकती है। लेकिन 438 CRPC में जो आपको अग्रिम जमानत की अर्जी पॉक्सो एक्ट के अंदर, SC एक्ट के अंदर नहीं मिलती है। SC एक्ट में तो बिल्कुल वैलिड ही नहीं है। पॉक्सो एक्ट में कंडीशन डिपेंड करती है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो आपको बिल दे दें ना दें। पॉक्सो एक्ट में कंडीशन पर डिपेंड है, SC/ST एक्ट में कोई एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलेगी, उसकी कार्रवाई उसी आधार पर चलती है। एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर कोई व्यक्ति कई सालों से जेल में बंद है, उसके लिए है CRPC 436A। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और मान लो उस अपराध में उसको 7 साल की सजा हो सकती है और उसका ट्रायल अभी चल ही रहा है और उसने आधी सजा काट ली है, लगभग 3 से 4 साल तक की उसने सजा काट ली है, तो उस व्यक्ति को ट्रायल चल ही रहा है, अभी कोई क्लियर ही नहीं हुआ, उसके मुकदमे का कोई फाइनल ही नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति को जमानत पाने का अधिकार है। CRPC 436A में उसको भी जमानत मिल जाती है। इस तरीके से मैंने आपको अपराध के बारे में बताया, जमानत के बारे में बताया और जो खतरनाक एक्ट है उनके बारे में बताया, पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया, SC एक्ट के बारे में बताया। और जो लोग कई सालों से बंद रहते हैं उनको नहीं पता होता है, अगर उनको पता रहता है कि नियम ये है तो वो आधी जेल भी काट लेते हैं, उसके बाद भी अगर उनकी ट्रायल चल रहा है और उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है तो वो अपनी बेल के लिए अर्जी लगा सकते हैं और उनको जमानत मिल जाती है। इस तरीके से मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इस तरह से करते रहिए। मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, एक लाइक तो बनता ही है, और इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरीके से मैं नए वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, देखते जाइए, फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।